हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक करना बहुत ही जरूरी है। जो बेसिक पैरामीटर है जो आपको देखना जरूरी है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन फेयर है या नहीं है। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब कि आप कोई भी चीज को परचेस करने के लिए प्राइस टैग है वो आपको पे करना है, और वो चीज से आपको कितना बेनिफिट मिलता है वो है उसका वैल्यू। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी स्टॉक से आपको कितना वैल्यू मिल सकता है और उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना चाहिए, तो वो हो गया कंपनी का वैल्यूएशन। तो जब भी आप मनी कंट्रोल के साइड पे कोई भी कंपनी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर देखते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये सारे पैरामीटर जो है वो कंपनी का वैल्यूएशन दिखाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर को हम वन बाय वन चेक करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का मतलब है कि कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है। तो यहाँ पे हम रिलायंस के केस में देखें तो टोटल मार्केट कैप है 14 लाख का। मतलब कि अगर आपको पूरे के पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपके पास 14 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। तो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको आप अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते तो कंपनी का पर शेयर वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कैप जो है वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से वेरी होता रहता है। दूसरा पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना नेट प्रॉफिट किया है पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन बनेगा कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट 42 रुपीज पर शेयर है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है वो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि रिलायंस के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42 रुपीज का अर्निंग हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो 42 रुपीज में से कुछ रुपए उन्होंने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.3% है। तो ये जो 0.3% है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से होता है। मतलब कि ये वैल्यू भी मार्केट प्राइस के हिसाब से वेरी होता रहता है। तो 0.3 का मतलब हुआ कि यहाँ पे कंपनी ने 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो इसीलिए ये डिविडेंड यील्ड निकल के आया 0.3%। एक दूसरा होता है डिविडेंड परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो है 65%। तो यहाँ पे 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो कंपनी का जो टोटल डिविडेंड होगा वो 6.5 होगा। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था 7 रुपए, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन 6.5 बन के आता है। फेस वैल्यू का डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन कंपनी के वैल्यूएशन से नहीं है। कंपनी का आप देखेंगे तो फेस वैल्यू 1 होगा, कुछ कंपनी का 10 होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होता। मान लीजिए कि रिलायंस को अभी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हम 10% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो 10% अगर हम इसका गिनते हैं तो ये प्राइस तो रोज वेरी होती रहती है, इसीलिए वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है उसके बेस पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने अगर डिसाइड किया कि 100% डिविडेंड देंगे, उसका मतलब है कि उसका फेस वैल्यू अगर 10 है तो उसका 100% मतलब कि 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर मिलेगा। तो जब भी आप न्यूज में देखते हैं कि किसी XYZ कंपनी ने 400% डिविडेंड दिया, तो उसका मतलब होता है कि अगर उसका फेस वैल्यू 10 है तो वो कंपनी पर शेयर 40 रुपए का डिविडेंड आपको देगी। वैल्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो काफी लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं, और इनडायरेक्टली ये वैल्यूएशन का ही एक पार्ट है, लेकिन कंपनी टू कंपनी ये रेशियो वेरी होता रहता है। इसका नाम है प्राइस टू अर्न रेशियो। मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए आप उस कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैंक में 10% के हिसाब से FD करवाते तो आपको 10 रुपये का मुनाफा होगा, और उसके लिए आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे P रेशियो बन के आया 10 का। ठीक है, ये रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर 10 रुपये कमाना चाहते हैं तो 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। जनरली कोई भी कंपनी का P रेशियो देखेंगे वो 20 से ज़्यादा ही होगा। जनरली कुछ कुछ कंपनी का 100, कुछ कंपनी का 200 के आसपास भी होता है। तो ऐसा क्यों? जब हम बैंक में FD करवाते हैं 10% के हिसाब से तो हमें वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कोई कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें 20 का P या फिर 100 का P, 200 का P भी पे करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी वर्थ होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। जब हम बैंक के अंदर FD करवाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है।
बैंक के अंदर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, आपके 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए ही रहेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका ऐड होता रहेगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में अगर आपने 1 लाख रुपए का भी कंपनी का शेयर खरीदा है, इसके लिए आपने 20 का पी पे किया है, तो कंपनी हर साल 20% या 15% के रेट से ग्रो कर रही है। उसका जो करंट अर्निंग है उसके अंदर भी उसका इजाफा होगा, तो आपका जो रिटर्न है वो साल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कंपनी अपने ग्रोथ के हिसाब से पी डिमांड करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक दुकान है जो हर साल 10 लाख रुपए कमा के देती है, ठीक है। अब वो 20 का पी डिमांड करेगी, उसका मतलब है दुकानदार अगर किसी व्यक्ति को अपना दुकान बेचना चाहता है तो अपना 20 के पी के हिसाब से अगर वो 2 करोड़ रुपए में दुकान बेचता है, जो खरीदार है वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं, तो उससे अच्छा है कि मैं इसी पैसे को बैंक के अंदर डाल दूं, वहां से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर वही दुकानदार बोले कि मेरी जो दुकान है उसका सेल्स का ग्रोथ है 20%, मतलब इस साल आपको 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, नेक्स्ट ईयर इसका सेल्स है वो 20% बढ़ जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपको 12 लाख रुपीज़ का मुनाफा होगा और उसके नेक्स्ट ईयर आपको 15 लाख रुपए का मुनाफा होगा। इस हिसाब से अगर आप गिने तो का जो पेबैक पीरियड था वो 20 ईयर का था, मतलब कि 20 ईयर के अंदर उसके जो पैसे है पूरा इन्वेस्टमेंट वो वापस मिलने वाला था, उसको शायद ग्रोथ के हिसाब से 7-8 साल में मिल जाएंगे। यहाँ पे पेबैक पीरियड भी इम्पोर्टेंट है, तो 10% के हिसाब से आप गिनेंगे तो पेबैक पीरियड आपका बनेगा 10 साल का। अगर आप ग्रोथ के हिसाब से इसका भी पेबैक पीरियड गिनेंगे तो उसका पेबैक पीरियड मान लीजिए कि 7 या 8 ईयर का बनता है। आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडी से बेटर इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट पैरामीटर है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है। अगर कंपनी कल को उठ भी जाए या फिर बंद भी हो जाए तो उसका जो एसेट है वो बेच के कितने रुपए शेयर होल्डर को मिल सकते हैं, वो है बुक वैल्यू। तो मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 14 लाख करोड़। अगर वो कंपनी उठ भी जाती है तो हम रिलायंस के केस में देखें तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है 3.2, मतलब कि ये जो प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से 3 टाइम ज्यादा है। अगर हम उसका डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो लगभग वो 700 के आसपास आएगा। तो अगर कल को रिलायंस कंपनी बंद भी हो जाती है तो उसके पास 700 करोड़ के एसेट है, तो वो एसेट को बेच के अपने शेयर होल्डर को 700 रुपये पे कर सकती है। तो ये हो गया कंपनी का बुक वैल्यू। और ये जो बुक वैल्यू है वो पर शेयर के हिसाब से होता है। अगर उसको इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दे तो टोटल एसेट हो जाएगा। बुक वैल्यू का कैलकुलेशन आएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है या फिर एसेट है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में आता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, मतलब कि कंपनी के पास जितनी भी एसेट है उसमें से कंपनी ने जितना भी कर्जा लिया है वो माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बुक वैल्यू के ऊपर से ही निकल के आता है प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब कि कोई भी कंपनी का अपनी एसेट के हिसाब से कितना वैल्यूएशन है वो है पीबी रेशियो। जनरली हम जब कोई भी लोकल दुकानदार की बात करते हैं तो कोई भी लोकल दुकान जब दूसरे व्यापारी को बेचता है तो वो जनरली 1 के पीबी पे ही बेचते हैं कि जितनी एसेट होगी उतने पैसे उसको दे दिए और वो दुकान जो है उसको हैंड ओवर कर दी, क्योंकि वहां पे वो लोग ग्रोथ या फिर बाकी सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करते कि उसका कस्टमर बेस कितना है और दुकान का गुडविल कितना है, वो कैलकुलेट नहीं करते। इसीलिए वहां पे जनरली 1 के पीबी रेशियो पे ही ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन शेयर मार्केट में जो अच्छी कंपनी है कि जिसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, वो जनरली उसका पीबी रेशियो हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो हमने रिलायंस के केस में देखा कि जो पीबी रेशियो 3.2 था। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा महंगा है या कम है। तो जब कंपनी 800-900 रुपए पे ट्रेड कर रही थी तब कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 1.2 के पीबी पे ही था, मतलब कि कंपनी बहुत ही ज्यादा लेने लायक थी, क्योंकि बड़ी कंपनी हमेशा ग्रोथ तो करेगी और ग्रोथ की जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है और उसका प्राइस टू बुक रेशियो 1 के नजदीक होता है उतना अच्छा है। नेक्स्ट पैरामीटर है आरओसीई। आरओसीई का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कंपनी ने जो पूरा कैपिटल लगाया है वो कैपिटल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर ने जो पैसा डाला है वो पैसा प्लस जो पैसा कर्जे के तौर पे बैंकों से लिया है वो पैसा। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक मॉल चालू किया है, वो मॉल को चालू करने के लिए आपने 50 लाख रुपए लगाए और बाकी के 50 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए। तो यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल हो गया 1 करोड़ रुपए। अब आप 1 करोड़ रुपए से जो बिजनेस कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर आपने मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए का सेल्स कमाया।
अब वो 2 करोड़ रुपए में से आपके 20% मार्जिन हो गए, तो आपका जो टोटल रिटर्न है वो बन गया 40 लाख रुपीस। ओके, तो 40 लाख रुपीस का मतलब है कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से 40 लाख रुपए का आपने रिटर्न बना के दिया। अब ये जो रिटर्न है उसके ऊपर हमने जो 50 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा वो कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि जो 50 लाख रुपए है वो हमने बैंकों से उधार लिया है। और प्लस आपका जो अर्निंग हुआ उसके बाद आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो वो टैक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कंपनी का आरओसी निकल के आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो आरओसी निकल के आएगा 40%। तो कोई भी कंपनी का आरओसी 25% से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो कंपनी अच्छी तरह से ऑपरेट हो रही है, काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के आपको दे रही है। तो उस केस में ऐसा होगा कि जिसका आरओसी ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि शेयर होल्डर का जो मनी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। इसीलिए जिसका आरओसी ज़्यादा होता है वो कंपनी का वैल्यूएशन भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो कंपनी का आरओसी बहुत ज़्यादा है वो कंपनी का पी रेशियो भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आरओसी है वो 117% है। मतलब कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है वो कैपिटल को 2 गुना कर देते हैं हर साल में। तो इस कंपनी का पी आप देखेंगे तो 68 का है। नेस्ले इंडिया की बात करूं तो नेस्ले इंडिया का आरओसी है 143%। मतलब कि एक कंपनी का जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको वो 2.5 गुना कर देती है। उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 77 है। पर इसकी कंपैरिजन में हम दूसरी कंपनी देखें कि जिसको बहुत ही ज़्यादा एसेट की ज़रूरत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, वो इतना ज़्यादा पैसा बना के नहीं देती। फॉर एग्जांपल रिलायंस, हम रिलायंस का आरओसी देखें तो वो 10.7% है। मतलब कि रिलायंस ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न ही बना के देते हैं। तो उसकी कंपेरिजन में हम पी देखेंगे तो ओनली 35 का है। तो ये दोनों पैरामीटर को हम ध्यान में रखेंगे भी ये कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा नजर आता है। एक बार हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। एबिट मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट करना नहीं है, उसके पहले जो अर्निंग हुआ है उसके ऊपर आपको ये कैलकुलेशन करना है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में देखना है कि शेयर होल्डर का फंड कितना है प्लस बोरोइंग कितना है। आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटी कैलकुलेशन में नहीं लेनी है, ठीक है। आप इसको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है आरओई। तो आरओसी में हमने देखा कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो भी इक्विटी पे, मतलब कि शेयर होल्डर ने कितना इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर कितना नेट प्रॉफिट मिलता है वो कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मॉल ओपन करना है, वो मॉल में आपको देखना है कि आपने खुद के पैसे कितने लगाए। हमने जो मॉल का एग्जाम्पल लिया था कि जहाँ पे खुद का पैसा लगा था 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बोरोइंग था, वहाँ पे आपको 40 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा था। अगर हम मान लेते हैं कि 40 लाख में से 20 लाख का आपका इंटरेस्ट ही चला गया और 20 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका टोटल कैपिटल लगा था 50 लाख रुपए का, तो इस केस में आपका आरओई हो जाएगा 40%। और 40% का आरओई मतलब बहुत ही बढ़िया आपको मिल रहा है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि आप बैंक में एफडी करें या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आप आरओई से पता लगा सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। जनरली 40 का आरओई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको 20% आरओई वाली कंपनी मिल जाएगी। जब भी आप 20% आरओई वाली कंपनी चूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके सामने आपको देखना है कि वो कंपनी का पी कितना है। जितना आरओई ज़्यादा होगा उतना पी भी ज़्यादा होगा। एक दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कुछ कंपनियां आरओई बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेवरेज करती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे उधार पे लेके काम करती है। बहुत ही ज़्यादा पैसा जब उधार पे होगा तो कंपनी के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। जो कंपनी का डेट टू इक्विटी कम है, मतलब कि बहुत ही कम डेट लिया है और बहुत ही अच्छा आरओई है, तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे कभी भी डूबेंगे नहीं, या फिर डूबने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहेंगे। पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। टू इक्विटी रेशियो का मतलब है शेयर होल्डर ने अपना पैसा कितना लगाया है, कितना पैसा उधार पे लिया है। तो हमने जो मॉल का एग्जांपल लिया था
तो वहाँ पे 50 लाख रुपए का उधार लिया था और 50 लाख रुपए का पैसा लगाया था। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा 1 का मतलब कि दोनों 50-50% है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के केस में देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.42% का है। मतलब कि रिलायंस का टोटल कैपिटल है उसमें से 42% कैपिटल लोन पे लिया हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकती है क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी पैसा लगा है वो खुद का ही पैसा लगा है। जनरली बहुत ही ज़्यादा ROCE वाली कंपनी जो है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 रहता है। खुद ही इतना पैसा बना रही है कि बाकी के पैसे वो उधार पे जो लिए है उसको जल्दी जल्दी चुका देगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान में रखने चाहिए और ये चीज़ का एनालिसिस करके ही आपको कंपनी चूज करनी चाहिए। हाल में ही मार्केट के अंदर बुल रन चल रहा है तो आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनी का पी जो है वो बहुत ही हायर साइड पे चला गया है और प्राइस टू बुक रेशियो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है उसको ध्यान में रख के ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी पैरामीटर आपको समझाए वो सारे समझ में आ गए। वही कंपनी का बैलेंस शीट कैसे रीड करना है और क्या कंक्लूजन निकालना है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।